आदाब कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात का पहला मरहला पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। जम्मू कश्मीर की उधमपुर कठवा पार्लिमानी सीट पर पहले मरहले के तहत वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान कहीं से भी किसी किस्म की बेज़ाब्तगी या नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं मिली है। बारिश के सबब शुरुआत में वोटिंग की रफ्तार कदरे धीमी रिकॉर्ड की गई, लेकिन दोपहर से वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली। भारी तादाद में वोटर घर से निकले और अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। पोलिंग की मजमूई शरह 65.08 रही। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और डीपीएपी के बीच असल मुकाबला है। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुकाबले कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह और डीपीएपी उम्मीदवार जीएम सरूरी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत की हैट्रिक बनाने की जुगत में है। उन्हें तरक्याती कामों और हसूलियाबियों पर भरोसा है। तशहीरी मुहिम के दौरान 370 की मनसूखी, रियासत के दर्जे की बहाली भी बड़ा मुद्दा रहा है। उधमपुर लोकसभा सीट 5 अजला के इलाकों पर मुश्तमिल है। जोग्राफियाई एतबार से ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हल्का है। वोट इसलिए देने आए हैं कि हमको अच्छा हमारा कोई आ जाए तो अच्छे काम करे, हम उसके लिए आए। ऐसे तो मैंने बहुत देखे हैं कि वोट देते हुए जाते थे। मैं सिर्फ उनको देख सकती थी। मैं सोचती थी कि मैं भी कब वोट दूं। तो आज पहला मुझे मतलब कि मौका मिला है वोट देने का। आज मैंने वोट दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हम वोट डालेंगे तो हम अपना नुमाइंदा चुन पाएंगे, जो कि हमारे जो कॉमन लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चाहती हूँ कि जो यूथ है वो बहुत अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए कुछ किया जाए। बाकी तो मसले चलते रहते हैं, लेकिन यूथ के लिए तो सोचना चाहिए अभी गवर्नमेंट को। यही है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो और महंगाई दूर हो, ये सब हम यही नीड है हमारी आ जाके। रोड्स वगैरह कितने खराब है तो इनको डेवलप करे। जो बेरोजगार नौजवान बैठे हुए हैं उनको रोजगार दिया जाए और जो इन्फ्लेशन है उसको भी कंट्रोल किया जाए। तो बस यही हमारी वो है कि मतलब सरकार बनाई जाती है कि लोगों के वेलफेयर के लिए, तो उनको लोगों के वेलफेयर के काम करना है। चाहे अब जीतेगा तो दोनों में से एक ही, जो भी करे वो वेलफेयर के काम करे। हमारी बस यही वो है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें ऑल ओवर, हमें बदलाव चाहिए, किसी एक सेगमेंट को लेके नहीं। एम्पावरमेंट हो गया, सेफ्टी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, चाहे वो रूरल है चाहे वो अर्बन है, हर एक एरिया में भी नीड द डेवलपमेंट बेसिकली। बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आनी चाहिए हमारी कठुआ में और भी अच्छी कि लाइक सब कुछ कर पाए, हर कोई अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंगली रह पाए। वो सब चीजों के लिए डेवलपमेंट बहुत जरूरी है हमारे कठुआ में। नो डाउट बहुत कराई भी है, बट और भी ज्यादा बहुत जरूरी है। जो ये ऐसे कि हम देख रहे हैं कि एम्स और ये बहुत सारी सुविधाएं दे रही है गवर्नमेंट, तो इसकी एग्जांपल तो अच्छी है। क्योंकि जैसे कि मैं हूँ, मेरा भी एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने भी गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, अपना हेल्थ कार्ड था जो आयुष्मान कार्ड, वो लगाया। इसके लिए मुझे बहुत धन्यवाद कहता हूँ गवर्नमेंट को कि ये सारी सुविधा बहुत अच्छी है, ये चीज होनी भी चाहिए। जो जिनको हमने वोट किया वो दिल्ली में जाएं, हमारा वो मुद्दा उठाएं कि जैसे बेरोजगारी बहुत है वो ठीक हो जाए। जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई है जिस साइड पे होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल कठुआ के बीच में है। हम चाहते हैं बच्चों को रोजगार मिले, उसमें तरक्की हो, बच्चों की तरक्की हो। हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो कठुआ है, ये अच्छी डेवलपमेंट करे। कभी 5 साल के बाद एक बार ऐसा टाइम आता है, ये लोगों को अपना हक है इस जमहूरियत में अपना नुमाइंदा चुनने के लिए। मतदान करना इतना जरूरी है कि जितना खाना खाना जरूरी है, इतना मतदान करना जरूरी है। लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम होने चाहिए और मैं तो यही चाहता हूँ कि अच्छा विकास हो, अच्छी तरक्की हो। वोट तो एक बहुत बड़ी ताकत है और इसका इस्तेमाल हर एक को करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। आज जो पोजीशन है कि बेरोजगारी, सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी और महंगाई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकारुस वानी ने भी आज अपना वोट डाला। वानी ने रामबन जिले में अपना वोट डाला और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का दावा किया। हमें थोड़ा मायूसी थी कि क्या पता बारिश में लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन आज जिस हिसाब से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, हर पोलिंग स्टेशन से जोग दर जोग लोगों ने ज़बरदस्त पोलिंग की है। यहाँ भी अभी लोग निकले हैं, ये शहर का पोलिंग स्टेशन है बनिहाल टाउन का, तो यहाँ भी लोग निकले हैं और अच्छी तरह से मतदान कर रहे हैं। मैंने भी अपना जो मुझे जमहूरी हक है वो मैंने अदा किया और मुझे यकीन है कि ऊपर वाला रब जो है इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी और देश के लिए, लोगों के लिए अच्छा करेगा।
जो नुमाइंदा लोगों के लिए लड़ेगा, जो लोगों के काम करेगा, जो लोगों के हित की बात करेगा, जो मजलूमी की बात करेगा, वही जीतेगा। जो कहीं जाएगा नहीं, जो किसी का काम नहीं करेगा, जिसको 10 साल में किसी ने शक्ल नहीं देखी, मुझे नहीं लगता है कि उसको वोट लोग दे रहे हैं। उस नुमाइंदे को जिसने अभी तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी की आन बान शान कायम रखी थी जब वो PM ये था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि जीत सच्चाई की होगी। जो पहले 1914 में था वो नहीं है। इस बार बीजेपी जो है बहुत पीछे हो चुकी है, कांग्रेस से काफ़ी पीछे, पिछाड़ चुके हम उसको। कैंपेनिंग में ही हमें लगा था कि बीजेपी पीछे चलेगी। थैंक यू बहुत। उधमपुर कठवा डोडा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने भी अपना वोट डाला है और इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 JKLA से बात की और अपनी भारी जीत का दावा किया। हमारा जम्मू में जो हमारा रावी रिवर है, हमारा पंजाब से ज्यादा हिस्सा हमारा है, ये पता होना चाहिए सबको। और पहले भी बेचा गया किसी जमाने में, इस बार इन्होंने बेच दिया उनको। हालांकि ये डैम हमारा बनना चाहिए, एक उनका एक हमारा भी बनना चाहिए। हमारी दरिया भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया, और दरिया नहीं, हमें अभी सारी फर्द है, कौन सी डेवलपमेंट कराएगी। और ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए जिनको पता नहीं लगा कि गलत काम करवा गए। वो कहते हैं कि 2 बार तो हम जीत चुके हैं, बंद कर दिया है, अब उसे कठुआ में अब रोका गया और उसे किधर रोका है, कहाँ रोका है, बना दिया गया। कौन कहता है पानी रोका हुआ है? Who's told? जाओ देखो ये पानी चल रहा है। 370 पे ही नाराज हैं लोग, आपको बताना चाहिए। सब लोगों की नौकरियां चलेंगी, यहाँ से जमीनें चलेंगी, माइन मिनरल चलेंगे। और जो स्टैंडर्ड ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारा स्टेट राइट था, स्टेट को यूटी बना दिया। कौन पसंद करेगा इस चीज को? और यूटी स्टेट बनती है, यहाँ उल्टा काम हुआ, उल्टा काम कराया गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या राम मंदिर का कोई एडवांटेज होगा इनको, बीजेपी को? नहीं, मतलब सारे लोग भगवान के भक्त हैं, इन्हें थोड़ी टेंडर भरा है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जीत तय है और उन्होंने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो काम किया है वो खुद एक मिसाल है। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने काम किया है और केंद्रीय मंत्री के नाते उन्होंने जिस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट उनके था, नॉर्थ ईस्ट उनका था, आज मंगल ग्रह तक हम पहुंच गए। आज हमने बहुत से परमाणु प्रशिक्षण किए। इसके बाद हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट की हालत सुधरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम जितना इस क्षेत्र में हुआ है उसका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी तरफ जो कैंडिडेट हैं, आखिर वो कंपैरिजन तो कोई है कोई नहीं। पहले भी आपने खुद कहा कि किसी पार्टी में, फिर अपनी पार्टी, फिर किसी पार्टी में, फिर बीजेपी, फिर दूसरी पार्टी। देखिए, क्रेडिबिलिटी भी एक मायने रखती है। जितेंद्र सिंह जी के कामों पर और कार्यकर्ता की मेहनत पर हमको विश्वास है और पहले से बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतेगी। अपोजिशन ये कह रही है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोगों के पास नहीं पहुंचे, डिस्कनेक्टेड थे। वो जहां पे जाना था, जहां पे लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, वहां नहीं पहुंचे। कई तरह के वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कई तरह के चाल। देखिए, अपोजिशन को तो शिकायत रहेगी, वो तो उल्टा कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई आधार बेस्ड पार्टी है, एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ता लोगों के पास कोरोना महामारी से लेकर के लगातार पहुंचता है। उनके पास जो जिम्मेवारियां थी, फिर भी उसके बावजूद वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे जम्मू कश्मीर को देते थे। तो उन्होंने अपना काम बाखूबी निभाया है और यही बात है कि वो जम्मू कश्मीर की चिंता, भारत की अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी चिंता ठीक प्रकार से परफॉर्म किया। यहाँ भी और वहाँ भी जीत तो तय है। पीडीपी ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया और इस मौके पर पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया और तमाम हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं। मुफ्ती ने कहा कि कुदरती वसाइल हों या कोई और प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि लिथियम के ठेके भी बाहर के लोगों को दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कबायली बिरादरी की ज़मीन छीन ली जा रही है। मुफ्ती ने कहा कि ईडी यहाँ के कारोबारी लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं।
मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी लोगों की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि वो खवातीन के लिए काम करना चाहते हैं और उन्हें बुनियादी जरूरतों के साथ सहूलत फराहम करना चाहते हैं। मुफ्ती ने कहा कि वो रोड टनल उनकी तरजीह है। महबूबा ने कहा कि उन्होंने तमाम हुकूक फारूक अब्दुल्ला को दिए थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को उन्हें बताना चाहिए था और अगर वो उन्हें कहते कि इलेक्शन न लड़ो तो वो न लड़ती। चाहिए था। मैंने तो पूरी कोशिश की थी, मैंने तो फारूक साहब के हाथ में ये सब कुछ दे दिया था, मगर काश अगर उनको यही फैसला करना हो तो काश एक बार मुझसे पूछ लेते, मुझे कहते महबूबा आपको नहीं लड़ना है, हम ही लड़ेंगे और हम ज्यादा बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर की जो मजालिम है उनकी अक्कासी कर सकते, तो शायद ये मसला ही नहीं, नौबत ही नहीं आती। पर उसके बल्कि उन्होंने ये कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है, पीडीपी का कहाँ वजूद ही नहीं है। उससे मेरा वर्कर जो है वो बहुत ज्यादा हिल गया और वो दिल बर्दाश्त हो गया और मजबूरी में हमें भी मैदान में आना पड़ा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैंने कहा फारूक साहब को कि हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, ये फैसला करेंगे, मगर फैसला करते हुए कम से कम आप जब किसी को फैसला सुनाते हैं उससे बात तो करते हैं ना, उसको वजह तो बताते हैं ना, मैंने ये फैसला क्यों किया। और फैसला तो मीडिया के जरिए अनाउंस नहीं होना चाहिए ना, उन्होंने तो मीडिया के जरिए सब कुछ अनाउंस किया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारी कौम की, हमारे लोगों की, कि जो हमने 5 साल संभाल के रखा एक प्लेटफॉर्म को, एक ही झटके में खुदा ना खास्ता उसको इतना नुकसान पहुंचा कि कल तक जो हम इकट्ठे बैठते थे आज हमारे वर्कर एक। मैं कोशिश करती हूँ, मैंने आज तक जितनी भी मीटिंग्स की, कहीं मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत नहीं की, हम अपनी बात करते हैं और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि हम अपनी बात करें ताकि कुछ न कुछ लोगों में जो एक भरम रहे कि हम साथ कुछ। वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीडीपी के मंशूर पर न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात करते हुए पार्टी की मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हमें अपने हुकूक से महरूम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाएंगे। दिल्ली का एक फरमान फैसला करता है कि हमें कैसे काम करना है। तमाम छोटे बड़े ठेके बाहर वालों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने इंडिया अलायंस पर कहा कि कश्मीर के लोग इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। लोग जानते हैं कि PAGD क्यों टूट गया। गैर मकामी शख्स के कत्ल पर इल्तिजा ने कहा कि अगर मरकज कह रहा है कि यहाँ सब ठीक है तो ये कत्लो गारत क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आपका मैनिफेस्टो देखा, आज रिलीज किया आपने, कुछ अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा, उसमें कोई बड़े दावे नहीं है। 370 वापस लाया जाए, स्टेटहुड वापस लाया जाए। आपने जो बेसिक मुद्दों पे बात की है वो है लोगों की बेसिक एमिनिटीज उनको प्रोवाइड कराना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रॉन्ग, सो मुझे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। 370 इज वेरी मच एन इशू और हम 370 के बारे में बात करते रहेंगे एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर की वो महबूबा जी को पार्लियामेंट भेजें, क्योंकि आप जानते हैं जो यहाँ ज्यादातर पॉलिटिशियंस हैं उन्हें एक चुप्पी साधी है बिकॉज वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात करना क्रिमिनलाइज किया है। रहा मैनिफेस्टो का सवाल, तो सबसे पहले पेज पे इट्स अ मैसेज फ्रॉम महबूबा जी टू द जनरल पब्लिक कि कैसे हमें डिसएम्पावर और डिसपोजेस करने की कोशिश की है पिछले 5 सालों में, और जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं वो रियलिस्टिक हैं, जैसे औरतों के लिए स्किल सेंटर ओपन अप करना, वहां उनको मशीन्स देना, सोइंग मशीन्स, लैपटॉप्स, यूथ के लिए फुटबॉल फील्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कनेक्टिविटी, सो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट। और आप जानते हैं एज एन MP आपके पास एक लिमिटेड फंड्स होते हैं, बट वेयर यू स्पेंड दोज फंड्स एंड आप कैसे स्पेंड करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने मैनिफेस्टो में हर एक सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहते थे एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स सच अ गुड मैनिफेस्टो बिकॉज इट कवर्स एवरी सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। जो दूसरी लाइन ही है मैनिफेस्टो की, उसमें डायरेक्टली कहा जा रहा है कि वी हैव बीन डिक्टेट, जो भी हो रहा है दिल्ली से हो रहा है, यहाँ पे उनकी इंस्ट्रक्शंस पे, प्रीटेक्स्ट पे यहाँ चीजें चल रही है ऑन डेली बेसिस। जी, आप खुद जानते हैं पिछले 5 सालों में यहाँ कैसा माहौल है। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर हमारा फ्यूचर डिसाइड करना वहां के फरमान्स के थ्रू आता है। मतलब अ फरमान डिसाइड्स कि हमारे लैंड पे कौन कब्जा कर सकता है, आउटसाइडर को किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हमारे रिसोर्सेज वेदर इट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मिनरल, एनीथिंग इज लिथियम इज वेल, वो आउटसोर्स किया जा रहा है। तो ये तो हमारी चीज है, आप किसी और को कैसे दे सकते हैं। So these are things that we have spoken about in the manifesto because we feel very strongly कि जो यहाँ 5 सालों से हो रहा है, it's nothing less than daylight robbery. कि अलायंस की जब हम बात करते हैं, इंडिया अलायंस की, कहीं ना कहीं वोटर इज अ बिट कंफ्यूज, क्योंकि इंडिया अलायंस में यहाँ पे आप एक साथ है, PDP है, NC है, लेकिन यहाँ से डिसाइड हुआ कि
अलग से लड़ेंगे। इतना डिस्पेयर और नाउम्मीदी थी और है, वो यूनिटी में बहुत यकीन रखते थे और वाहिद ही एक यूनिटी थी जो उनको एक उम्मीद की किरण दे रही थी। बट इट्स वेरी सैड, लेकिन लोग भी यहाँ जानते हैं क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ। सो पीपल हियर आर वेरी अवेयर। जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स हैं, तो वो ये सारी चीजें समझते हैं और कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जो सही उम्मीदवार है, सही नुमाइंदा है, जो बोल्डली अपनी आवाज पार्लियामेंट में उठाएगा, एट द एंड ऑफ द डे लोग उसको ही चुनेंगे। एंड लोग जानते हैं कि महबूबा जी ने बड़ी बेबाकी से उनके इश्यूज उठाए हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि पीडीपी ने कोई मंशूर जारी नहीं किया है, बल्कि ये फरेब, झूठ और झूठे वादों का पैम्फलेट है। ठाकुर ने कहा कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो दहशतगर्दी की माली मुआवनत के मुकदमात में जेल में बंद थे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारी राजधानी है तो फैसला वहीं से होंगे, इस्लामाबाद पाकिस्तान से नहीं। ठाकुर ने कहा कि सड़कें बनी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। अल्ताफ साहब, आज पीडीपी का मैनिफेस्टो आया है और देखा हमने, उन्होंने जो पहला ही लाइन लिखा हुआ है मैनिफेस्टो पे, उन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है उसको एक ओपन जेल में तब्दील कर दिया गया है। ये पीडीपी का मैनिफेस्टो जो है झूठ का पलंदा और धोखे की एक छोटी सी पंपलेट है। दगा किस तरह से और कश्मीरियों करे उसकी एक छोटी सी एक पंपलेट है। जहां तक ये कह रहे कि कश्मीर को हमने ओपन जेल बनाया, इनको शुक्र करना चाहिए मोदी वाली गवर्नमेंट का कि आज जो रिलीज टेररिस्ट्स है, जो पीएसए काट के आई, जो आर्म्स एमिनेशन एक्ट के तहत अंदर गई थी और टेरर फंडिंग में अंदर गई थी, वो भी आज श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहा है। ये है डेमोक्रेसी, ये है राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, जो पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में बदला है, जो मोदी जी और अमित शाह ने बदलाया। और इसी को ये क्या प्रेजेंट समझते हैं? प्रेजेंट से निकले हुए लोगों को इलेक्शन में इजाजत देना, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक और लाइन है उनकी जो मैनिफेस्टो में उनकी आती है, कहती है कि जितने भी यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं, छोटे बड़े, भले वो बिजनेस से रिलेटेड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, वो बीजेपी या आप कह लीजिए कि सेंटर से ही होके आते हैं। देखिए, शायद महबूबा समझती है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो क्या वो ये चाहती है कि पाकिस्तान से डिसीजन आए, इस्लामाबाद से डिसीजन आए, या गुपकार जो गठबंधन था या गुपकार किसी जो डिसीजन आते थे, वो वक्त अब बीत चुका है। ना 370 रहा और न यहाँ वो पाकिस्तान वाला झंडा रहा और न पाकिस्तान के सपोर्टर रहे। इस काले आती थी इस्लामाबाद से, जो कैलेंडर्स आते थे, शायद महबूबा जी को उसी की आदत पड़ी है, क्योंकि नेचर में होता है, जिसको आप सपोर्ट करेंगे आप उसी की बात करोगे। शायद वो एक्सपेक्ट कर रही है कि इस्लामाबाद से डायरेक्शंस आए और इस्लामाबाद से यहाँ कश्मीर के लिए फैसले आए। हम राजधानी से फैसले आते हैं। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, हमारा पार्लियामेंट है, सबसे बड़ा मंदिर हमारा वहां, इसलिए डिसीजन भी उसी मंदिर से आएंगे, चाहे वो 370 को हटाना हो या जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर या जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेके या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पंचायत राज के 3 पैटर्न कराना, ये तो उसी पार्लियामेंट से आ जाएगा, जिसको हम मंदिर कहते हैं, जिसको हम मस्जिद कहते हैं। इस्लामाबाद से सिर्फ आतंकियों को फरमान आते हैं और शायद महबूबा जी अभी उसी आलम में है कि अब भी वो शायद समझती है कि यहाँ के लोग जो है वो पाकिस्तान की सुनेंगे या इस्लामाबाद की सुनेंगे। महबूबा जी, ये भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, यहाँ जो डिसीजन होंगे वो पार्लियामेंट से होंगे और पार्लियामेंट दिल्ली में है, ये इस्लामाबाद नहीं है, ये पाकिस्तान का ऐसा नहीं। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी में शामिल होने वालों से खिताब करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगस्त 2019 के बाद इंतखाबात की काफ़ी अहमियत है। उमर ने कहा कि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि उन्हें कश्मीरियों का दिल जीतना है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उमर ने कहा कि कुछ पार्टियां उनके लिए काम कर रही हैं और उमर ने ये भी कहा कि तरुण चुग आते हैं और सजादों से मिलते हैं। उमर ने कहा कि उन्होंने तरुण चुग जैसे लोगों के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शायद अल्ताफ बुखारी तरुण चुग के साथ ठीक है, लेकिन तरुण चुग और बीजेपी के लिए एनसी के दरवाजे बंद हैं। मतलब अपने आप में इन जो इंतखाबात हैं, इनकी अहमियत जो है उसको आप इस तरह से आप देखें कि अगस्त 2019 के बाद जो है ये पहली मर्तबा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। उसके साथ साथ 2019 में बीजेपी ने तमाम सीटों पे उस वक्त उम्मीदवार उतारे थे। इस बार अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पहले लोगों के दिल जीतेंगे और फिर जो है उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो इसका सीधा ये मतलब है कि वो लोगों के दिल जीत नहीं पाए,
कि 2019 के फासला जो है उससे लोग ज़्यादा नाराज़ हुए, उनसे ज़्यादा दूर हुए। और अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो 3 उम्मीदवार हैं, साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, कि हम ज़्यादातर जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ लाने में जो है कामयाब हो जाएं। बीजेपी अगर मैदान छोड़ जाती तो वो अपने आप में काफ़ी मायने रखती, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है, वो सिर्फ पीछे से अब लगाम पकड़े हुए हैं। पिछले दिनों तरुण चुग का आना, यहाँ पे कुछ सियासी पार्टियों से उनका जो है मीटिंग करना, और उसके बाद इस तरह के बयान। अब जब होम मिनिस्टर साहब तकरीर करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को हराने की बात करते हैं। यहाँ जो फिलहाल जो और रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो पीसी हो या दूसरे हों, उनके हार की बात जो है होम मिनिस्टर साहब नहीं करते। तो उसी से आपको पता चल जाता है कि बीजेपी की तार जो है किन लोगों के साथ जुड़ी हुई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। लाखों की संख्या को दिए सख्त निर्देश। शिमला में लीवर खराब होने के मामले बढ़े, शराब के सेवन से 35% हिमाचलियों के लीवर हो रहे खराब। ऊना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के पास युवक की संदिग्ध मौत, पेड़ पर लटकता बरामद किया गया शव, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर पर किया पलटवार, कहा वो सुंदर सिंह भविष्य के वक्ता बन गए हैं। जसूर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने की प्रेस वार्ता, कहा चुनावी चंदा बीजेपी के लिए फांसी का फंदा बन चुका है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सतपाल रायजादा ने हमीरपुर क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के चयन को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा हाईकमान नाव के लिए मजबूत प्रत्याशी ही उतारेगी। कुलगाम में कुएं में फिसलकर डूबने से 2 लोगों की मौत, हादसे में एक घायल पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, घायल अजमल नाम का शख्स। अनंतनाग में बीजेपी ने नहीं उतारा कोई उम्मीदवार, अब एनसी-पीडीपी में सीधा मुकाबला, मैदान में डीपीएपी और अपनी पार्टी के भी उम्मीदवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में भरा पर्चा, कहा कि गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव का विषय। नामांकन के दौरान मौजूद रहे गुजरात बीजेपी के कई बड़े नेता। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी, बीजेपी पर बोला हमला, कहा कश्मीर को खुली जेल में किया गया तब्दील, हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। उधमपुर लोकसभा सीट के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में, मुख्य मुकाबला बीजेपी के जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के लाल सिंह और डीपीएपी के जीएम सरूरी के बीच। लोकतंत्र के जश्न में पहले दौर की वोटिंग में दिखा जबरदस्त उत्साह, पश्चिम गर्ल्स मिडिल स्कूल उधमपुर में हाल ही में 9 विवाहित ने डाला वोट। 102 सीटों के लिए वोटिंग में वोट डालने पहुंचे कई वीवीआईपी। आरएएसएस चीफ मोहन भागवत, सीएम भजनलाल, सुपर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को उनके अच्छे और बुरे सियासी तबसरों पर तंज किया। लोन ने बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताल्लुकात का जिक्र करते हुए अच्छी बीजेपी और बुरी बीजेपी के तस्वुर को मुखातिब किया। लोन ने कहा कि जब एनसी बीजेपी के साथ इत्तेहाद में होती है और सयाहती शहजादा बीजेपी की जेर क़यादत मरकजी काबिना में शामिल होने वाले पहले कश्मीरी बनकर सैफरॉन डेब्यू करते हैं तो उसे गुड बीजेपी कहते हैं। लोन ने कहा कि जब एनसी की सरजनिश की जाती है और उन्हें घास नहीं डाला जाता तो बीजेपी बैड हो जाती है। असल में उमर साहब जो हैं वो एक इंटरव्यू दे रहे थे कुछ दिन पहले, तो उसमें उन्होंने बोला कि उनको फ़ख्र है कि उन्होंने वाजपेयी जी के साथ काम किया और अगर वो जिंदा होते और पावर में होते वो आज भी उनके साथ काम करते। तो हमने गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल सुना था, फिर हमने गुड तालिबान और बैड तालिबान सुना, और हमने बोला फिर ये गुड बीजेपी और बैड बीजेपी होगा। गुड बीजेपी मतलब वाजपेयी जी और बैड बीजेपी मतलब मोदी जी। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, जो गुड बीजेपी है वाजपेयी साहब, इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन जब यहाँ से पास हुआ तो रिजेक्ट करने वाले वाजपेयी साहब थे। तो फिर वाजपेयी साहब ने उसी पार्लियामेंट में बोला कि अगर हमारे पास मेजॉरिटी होती तो हम 370 को भी उड़ा देते। तो क्या उमर साहब को उनकी ये वाली अदा अच्छी लगी कि उन्होंने जो है इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन रिजेक्ट किया, 370 के बारे में ये बात की।
या ये बात है कि उमर साहब को आइडियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम बीजेपी के साथ नहीं है, उनका जो प्रॉब्लम है वो फर्द से है कि मोदी जी घास नहीं डालते तो उनको वो अच्छे नहीं लगते, शायद वाजपेयी साहब घास डालते थे तो वो अच्छे लगते हैं, कभी आगे योगी जी आ गए तो अगर उन्होंने घास डाला तो योगी जी की गोदी में बैठ जाएंगे। सो मकसद ये है कि इनके लिए, जैसे अभी शिवसेना है, शिवसेना ट्रेडिशनली उनका मुसलमानों के तई मुंबई में जितने भी दंगे हुए हैं उसमें बहुत बड़ा बुरा रोल रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आई थिंक 92 के राइट्स में एड्रेस निकाले थे मुसलमानों की और फिर उनको अटैक किया था। आज वो अचानक हम देख रहे हैं वो तो मतलब अहलुल्लाह बन गए हैं, वो तो बोले मौलाना है, उनके पीछे तो नमाज पढ़नी पड़ेगी लगता है। क्यों कि जो है फतवा लाया है हमारे उमर साहब ने कि वो तो बड़े अच्छे हैं। सो आई थिंक दैट इज एज अ कश्मीरी आई वुड फील अशेम्ड ऑफ इट, नॉट प्राउड ऑफ इट, ठीक है ना। बट उनके लिए ये तो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हर एक को टारगेट कर रहे हैं और फिर खुद अपने लिए जगह बना के रख रहे हैं। डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो किसी से कमान नहीं लेते और लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला उनकी पार्टी का फैसला था। अनंतनाग राजौरी के लिए पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे के कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त आज़ाद ने पार्टी के रहनुमाओं को मशवरा दिया कि वो दूसरे सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तबसरा करने से गुरेज करें। आज़ाद ने कहा कि उन्हें कुछ सियासी रहनुमाओं के बारे में उनके हालिया रिमार्क्स पर अफसोस है। उन्होंने अपने लीडरों से कहा कि वो कभी भी मजहब की बुनियाद पर सियासत न करें। आज़ाद ने कहा कि उनका उम्मीदवार नौजवान और काबिल शख्स है और उन्हें यकीन है कि डीपीएपी फातह बनकर उभरेगी। उधमपुर इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आज़ाद ने कहा कि वो वहाँ मजबूत बुनियाद के साथ मुकाबला कर रहे हैं और डीपीएपी को लोगों की हिमायत हासिल होगी। और मैं सभी कैंडिडेट्स जो दूसरी पार्टी के हैं और हमारी पार्टी के, इनकी सबकी इज्जत करता हूं। और मैंने अपने साथियों को बताया कि आज के बाद कोई भी किसी लीडर की या किसी कैंडिडेट की नुक्ताचीनी न करें। हमें अपने काम से काम रखना है, जो हमारी पार्टी का एजेंडा है और जो मेरा एजेंडा रहा है उसको आगे चलाएं। लोगों की खिदमत करने के लिए हमें तो मैं नहीं जाना है। एक नौजवान बेदाग इंसान है जो वकालत के साथ इलेक्टेड डीडीसी मेंबर भी हैं, चुने हुए मेंबर हैं। तो एक मरहला इन्होंने डीडीसी में पास किया है, अब सीधे पार्लियामेंट का बड़ा मरहला इनको फेस करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कामयाब हो जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू रियासी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अमन भल्ला का कहना है कि इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर की तमाम लोकसभा सीटें बड़े मार्जिन से जीतेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी की गलत पॉलिसियों के खिलाफ वोट दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अवाम जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा छीनने और महंगाई जैसे मसाइल पर बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। भल्ला ने सांबा में जलसे आम से खिताब किया। रियासी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है कठुआ और उधमपुर की, अगर सीट की बात करें तो किस तरह की उम्मीद है, क्या कैसे देखते हैं? गठबंधन की सारी सीटें जीतेगी, उम्मीद की बात नहीं है, यकीन है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया कि तानाशाही सरकार को जम्मू कश्मीर से तो बाहर निकालना है। कोशिश करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में ये क्रांति की लहर चल रही है, मीडिया दिखाए या ना दे, लेकिन तूफान के तरीके से लोग विपक्ष को काफ़ी सराहना उसकी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी राहुल गांधी जी की आपने यात्रा देखी, करोड़ों के लिहाज से लोग वहाँ पे समर्थन के तौर पे वहाँ पे जुटे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी जिस ढंग से हम रोड शो कर रहे हैं, लोग घरों से बाहर आके खुद समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा को इस दफ़ा करारा जवाब देना है, जिसने हमारी रियासत के टुकड़े कर दिए और हमें यूटी में तब्दील करते हुए हमारे से गवर्नर की पोस्ट भी छीन ली, डिग्रेड किया। भाजपा ने जिसके जम्मू के लोगों को डिग्रेड किया, आज उसको कोई हक नहीं बनता कि लोगों से वोट मांगे। लोग अपना मन बचा चुके हैं। और जहाँ पे जितेंद्र सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जो 12 ऑफिशियल लैंग्वेज को तरजीह जहाँ पे दी गई, वहाँ से हम लोग डोगरी से महरूम हैं। अब जितेंद्र सिंह जी जो डोगरी पकड़ी तो पहनाते हैं, तो लोग डोगरी बादशाह को किस ढंग से प्रोत्साहन करें, वहाँ पे भूल गए। पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिशियली एक बरादरी का नहीं, एक बहुत बड़ा योगदान इसका होता है, तो उससे भी लोग महरूम हैं। ऑफिशियली स्कूलों से पंजाबी गायब कर दी। तो हर तबके जो नारा इनका था, सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं वो धुंधला दिखाई देता है। लोगों ने मन बना लिया कि इसको बदलाव करना है।
यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने जम्मू में मीडिया से खिताब करते हुए पार्लिमानी इंतखाबात से कबल माइग्रेंट कश्मीरी पंडित वोटरों के लिए एम फॉर्म को खत्म करने की हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। तंजीम के सदर RK भट्ट ने कहा कि एम फॉर्म इंतखाबात में कम टर्न आउट के लिए सबसे बड़ी वजह थी। इस फॉर्मेलिटी को खत्म करने से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि किसी भी सियासी जमात ने अपने मंशूर में उनकी वापसी और बाज़ाबातकारी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने मुतालबा किया कि मखसूस 2 असेंबली नशस्तें इंतखाब कम्युनिटी के अंदर इंतखाब के जरिए किया जाए, नामजदगी के जरिए नहीं। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रधान RK भट्ट हमारे साथ हैं। आज की प्रेस वार्ता के हवाले से अगर आपसे बात करेंगे, जो आज की प्रेस वार्ता है इसमें क्या कुछ खास आपने यहाँ पे कहा और आपकी डिमांड क्या है? हमारी खास आज की यही बात प्रेस के माध्यम से हम देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टीज तक हम चाहते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टैंड कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए तय करे। जो सबसे बड़ी बात है वो है कश्मीरी पंडित की वापसी, घर वापसी, क्योंकि अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में ये देखा नहीं गया कि उन्होंने कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए क्या प्रावधान रखा, क्या रोड मैप बनाया। ये बात सही है कि हम वोट डालते समय ब्लेम किए जाते थे कि आपका वोट बैलेट जो होता है वो काफ़ी कम तादाद में होता है, और उसकी प्रक्रिया के लिए जो जिम्मेदार था वो एम फॉर्म था, क्योंकि एम फॉर्म 30 साल से हम भरते आ रहे, जिसकी वजह से हम वोट ठीक से नहीं डाल सकते थे। इस बार आपने एम फॉर्म का एबॉलिशमेंट किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये अपनी कम्युनिटी से अपील करते हैं कि मैक्सिमम तादाद में हम बाहर निकले, अपना वोट पोल करें, क्योंकि कश्मीरी पंडित का वोट ऑलवेज डिसाइसिव फैक्टर रहता है। एक और सवाल आपसे कहेंगे कि जो सरकार ने 2 सीटें बिल्कुल रिजर्व रखी हैं कम्युनिटी के लिए असेंबली में, तो उस ज़िम्न में आपका क्या मौक़िफ़ है? आपने 2 सीटें असेंबली में पंडितों के लिए रिजर्व की, हम इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथ में ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से 2 लोग हैं जो असेंबली में कश्मीरी पंडितों की वकालत करे, देश की वकालत करे या जम्मू कश्मीर के लोगों की वकालत करे। इसके लिए हम चाहते हैं कम्युनिटी में एक इंटरनल इलेक्शन हो जाए और सरकार की निगरानी में हो जाए। जो यहां से जीत के आएगा कम्युनिटी के यहां से, जिसको कम्युनिटी मैंडेट देगा, आप उसको नॉमिनेट करिए, हमें कोई परेशानी नहीं है ना। ये है कि जो असेंबली की जो 2 सीटें रिजर्व हैं उनको विद इन द कम्युनिटी इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए उन्हें मुंतखब किया जाए, ना कि नॉमिनेशन के जरिए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पीर पंजाल के लिए पार्टी के सदर जावेद अहमद राना ने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि मुल्क में एक जमात कहती है कि मुसलमानों के लिए सिर्फ 2 जगहें हैं, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। राना ने कहा कि ऐसी जमात को हराना है। मेंढर के संग्यूट इलाके में एक जलसे आम के दौरान उन्होंने अवाम से अल्लाह के नाम पर हाथ उठाकर हल्फ लेने और बीजेपी को शिकस्त देने की इल्तिजा की। कि जो लोग इस वक्त इलेक्शन में है, एक वो जमात है जो यह चाहती है कि यहां हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, बाकी कोई नहीं। और मुसलमानों के लिए पहले ही वो कहते हैं कि मुसलमानों का है एक ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। और दूसरी तंजीम है जो ये कहती आई है, पिछले 70 साल से कहती आई है कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद। बीजेपी की जानिब से अवंतीपुरा पार्टी ऑफिस में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और इसकी सदारत पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और सीनियर लीडर निसार अहमद ने की। कई पार्टियों के चंद सरकर्दा लीडरान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। ठाकुर ने बताया कि बीजेपी ज़मीनी सतह पर मजबूत हो रही है। उन्होंने लोगों से आने वाले लोकसभा इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। आज आप देख रहे हैं कि आज यूसुफ साहब जो मोदी मिशन के डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के प्रेसिडेंट है, अपने पूरी साथियों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और आज हम इनको यहाँ खुशामदीद वेलकम करने के लिए अवंतीपोरा के इस भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में आए थे। बेसिकली अब सबसे बड़ी और एक ही जो चॉइस लोगों की है वो है भारतीय जनता पार्टी। उसकी नीति, उसके नेताओं और उसके पॉलिसियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी अब फर्स्ट चॉइस लोगों की है, जिसको लोग पसंद करते हैं। और वही लीडर जनाब नरेंद्र मोदी जी, जिसको सारी हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी अब पसंद कर रहे हैं। और इसलिए
जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तक महबूबा जी की स्टेटमेंट का ताल्लुक है कि हमें ज़मीन बचानी है और हमें यहाँ की नौकरियाँ बचानी। देखिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यहाँ है, वो काम कर रहा है और आज तक आपने देखा कि कोई बाहर का यहाँ न उसने ज़मीन ली है और नहीं। अब ये उसका इलेक्शन प्रोपेगेंडा है, लेकिन वो लोग जो टेरर फंडिंग में मुलव्वस है, जिन्होंने लोगों के हाथों में गन दे दिए हैं, लोगों के बच्चों को मरवाया, आज वो इलेक्शन में उतर रहे और महबूबा जी उन लोगों को इलेक्शन में आज कैंडिडेट बना रही है। ये एक क्वेश्चन है, ये लोगों को सोचना चाहिए। कल तक जिन बच्चों के हाथों में जिन्होंने गन दिया और बच्चों को मरवाया, आज वो क्या पीडीपी का कैंडिडेट हो सकता है? ये लोगों को फैसला करना है कि यहाँ के बच्चों को मरवाने वाला कौन। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के चीफ तर्जुमान मोहम्मद एजाज ने कहा कि JKUM हस्ती कश्मीर पार्लिमानी नशिस्त के लिए उम्मीदवार खड़ा कर रही है और इसका ऐलान पार्टी के सदर शेख इशफाक जब्बार ने किया था। उम्मीदवार के नाम का ऐलान आने वाले दिनों में किया जाएगा। JKUM ने अनंतनाग में एक गैर मकामी मजदूर के वहशियाना कत्ल की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पार्टी इस तरह के तशद्दुद के खिलाफ है। ये बताइए कि कल आप लोगों की जो पार्टी है उनके जो पेट्रन रहे, सदर रहे, उनकी कल एनिवर्सरी मनाई गई और वहीं पे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी नाम सामने आ जाएंगे। देखिए, कल जो एनिवर्सरी शेख अब्दुल जब्बार की हमने बड़ी अजीमशान तरीके से गांधरबल के कमरिया ग्राउंड में बनाई, तो वी हैव डिक्लेयर्ड दैट आवर पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट इज गोइंग टू फाइट द पार्लियामेंट इलेक्शंस फॉर द सेंट्रल कश्मीर सीट। अब कैंडिडेट की बात आपने कही, तो कैंडिडेट्स के बारे में मैं कहूंगा कि आज तो ACI ने सेंट्रल श्रीनगर के बारे में नोटिफिकेशंस भी निकाल के रखी है, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 24 to 48 आवर्स इंशाल्लाह आपके सामने हमारी तरफ से लड़ने वाला कैंडिडेट है, दैट विल कम इन द फोरफ्रंट फॉर यू एज वेल। ये खाली आप सेंटर से इस बार प्लान कर रहे हैं, नॉर्थ सीट या साउथ सीट से नहीं? एक्चुअली फिलहाल इस पार्लियामेंट्री सेगमेंट में हम व्हेन वी विल जस्ट सी कि our party has grown up to that level that we can just win, and inshallah hopefully the perspectives are for our party to get this central Kashmir seat, and furthermore assembly तो आने वाली है हर किसी सेगमेंट में, या UL भी आने वाला है, पूरे सेगमेंट्स में we are going to fight it from all। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि BJP चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से सब कुछ छीना जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के साथ इस्तेसाल कर रही है। PDP सदर ने पुलवामा के रुहू इलाके में रोड शो के दौरान इन बातों का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के साथ इस्तेसाल हो रहा है, खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। लोगों को तंग किया जाता है, बिजली फीस 10 गुना बढ़ाई गई है, नौजवान बेरोजगार से ज्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं, पकड़ दकड़ चालू है, हमारे नौजवानों के बाहर के जेलों में उनको बंद किया जाता है। इसलिए जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठानी है। बीजेपी चाहती है कश्मीरी लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से सब कुछ छीना जाए, इनकी जमीन, इनकी शिनाख्त, इनकी पहचान, इनके पावर प्रोजेक्ट, और इनको बंदवा मजदूर बनाया जाए। यथस कश्मीर पुट वना तलब मोहनियो अच्छ लड़ुन अच्छ आवाज तुलई अस बनाओ तलब मोहनियो के। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से बेरवा के कांडबाग में पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और पार्टी के सूबाई सदर खुर्शीद आलम, सीनियर लीडर सईद हिलाल, परवेज बुखारी, मुश्ताक अहमद, एडवोकेट फयाज अहमद मागरे और दीगर लीडरान ने शिरकत की। काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और लीडरान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि इस पार्टी ने ही कश्मीर के लोगों पर जुल्म सितम ढाए और नौजवानों को जेलों में बंद करवाया। उमर साहब एक बड़े खानवाद से ताल्लुक़ रखते हैं और मुझे लगता है बारामूला कपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका इलेक्शन लड़ना बज़ात खुद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बीरवा से चीफ MLA रहे, शहरी श्रीनगर के रहने वाले हैं। कहीं पे मुझे लगता है उन्हें श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ना चाहिए था। बारामूला का है, बारामूला वालों का है। बारामूला कपवारा में 18 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इन 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा फर्द नहीं है था जो वहाँ के लोगों की वहीं रहकर नुमाइंदगी करता? ये गांधरबल से एक नारा चला है जो आज बारामूला में चल रहा है, मंगता नहीं मांगता। आज लोग चाहते हैं कि हम उसके साथ रहें जो हमारा हो, जिसे हम मिल सके, जो हमसे मिल सके। और इस वक्त मुझे लगता है जो फ्रेम में है सजाद गनी लोन के बगैर
कोई मुकाबला नहीं है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए 2 खवातीन समेत 25 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन था। ERO अनंतनाग राजौरी सईद फखरुद्दीन हामिद ने कहा कि कल पर्चे नामजदगी की जांच की जाएगी। यहां 7 मई को पोलिंग होगी। उधर बीजेपी ने अनंतनाग राजौरी सीट से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। अब इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दरमियान सीधा मुकाबला होगा। DPAB और अपनी पार्टी जैसी पार्टियां भी मैदान में हैं। 28 नॉमिनेशन पेपर्स आए हैं, जिसमें 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार अपने नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट किए हैं। तो हमारे पास अभी कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो 25 है। कल स्क्रूटनी का डेट है सुबह 10 बजे से। 22 अप्रैल लास्ट डेट ऑफ विड्रावल है और 23 अप्रैल को अलॉटमेंट ऑफ सिंबल का जो हमें करना है वो डेट रहेगी। इसके साथ साथ जो इलेक्शन की बाकी तैयारियों की अगर हम बात करें, जो बाकी मरहले इसमें, जिसमें अमले की तरबियत और ट्रेनिंग की बात होती है, जिसमें पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अपना आपस में कोऑर्डिनेशन की बात होती है रिगार्डिंग वेरियस सेफ्टी मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स, जो हमारा लॉजिस्टिक्स साइड रहता है, चाहे स्ट्रॉन्ग रूम्स की बात करें, चाहे हम EVMs के लिए जो रहती है, चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें जो उस दिन भी रहेगा, वो भी टाइम से चल रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अपनी